हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज बुधवार है और हफ्ते में एक दिन जो वर्किंग डे पे हम आते हैं, बुधवार को अपनी बातचीत रखते हैं 2 बजे और उसके अलावा सैटरडे और संडे। अब जबकि हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, सिचुएशन थोड़ा-सा नॉर्मल हो रही है। इसलिए हम अब कोशिश करेंगे कि टाइम को थोड़ा और एडजस्ट करें ताकि सबकी सुविधा के लिए रहे। ऐसी हम कोशिश करेंगे। अ, आज हमने सोचा कि सारी परिस्थिति का जायजा लेते हुए हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। आज की इस बातचीत में मैं आपकी बातचीत ऐसे कुछ लोगों से कराऊंगा जो कि जमीन पे खड़े हुए इस वक्त मजदूरों की मदद कर रहे हैं। उनसे जाएंगे, पूछेंगे क्या जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, इसकी हम बात करते हैं, करते रहे हैं, करेंगे, आज भी दोहराऊंगा। लेकिन हम नागरिक के बतौर क्या कर सकते हैं, इसकी बातचीत भी हम करेंगे। लोगों से बात करेंगे जो ग्राउंड पे हैं और फिर कुछ साथी जो कि बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं एक साधारण नागरिक के रूप में, क्योंकि इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। कल परसों की जो बात हुई थी हमारी संडे को, उसके बाद कई लोगों ने लिखा, जी जो सरकार को करना चाहिए आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज उसका भी उत्तर देंगे, हम बातचीत करेंगे। पिछली बार मैंने कहा था ये 6 मांगे हैं और इनको हम 6 दिन एक कार्यक्रम बनाएं, ऐसा मेरा उस वक्त विचार था। उसके बाद मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों से बात की, कुछ देश के गणमान्य लोगों से बात की, समझदार लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव रिएक्शन आया उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा इसका एक सुधार करके हम बाकी लोगों की राय कर लेते हैं और हो सकता है देश के तमाम समझदार लोग, पॉलिसी मेकर, एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट सब मिलके इसको स्वीकार कर लें। इसको करके मैंने एक चिट्ठी लिखी है। देश के बहुत कई अग्रणी लोगों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कई छोटे-छोटे सुझाव भी दिए हैं, कुछ बदलाव भी किए हैं और उन सबको मिला के एक 7 सूत्रीय 7 पॉइंट प्रोग्राम प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेशनल रिवाइवल वो हम तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कल तक वो हम पब्लिक डोमेन में डाल तो आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। शुरुआत हमेशा की तरह फिगर्स से। आज का फिगर ये है कि अब तक देश में कोरोना वायरस की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या 1,05,848 हो चुकी है। आज सुबह तक की संख्या है 1,05,848 मामला सीरियस। पिछले 24 घंटों में कितने? पिछले 24 घंटों में यदि हम हिंदू की रिपोर्ट से जाएं, और हिंदू की रिपोर्ट मैं इसलिए देख रहा हूं कि द हिंदू जो अखबार है, जो वेबसाइट भी है, इनकी एक डेटा टीम है जो बहुत केयरफुली ट्रैक कर रही है, तो मैं उसको ध्यान से देखता रहता हूं। और वो स्टेट लेवल के डेटा को ले रहे हैं, सिर्फ शाम की आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं ले रहे, हर स्टेट की रिपोर्ट को देख के रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको मैं देखता रहता हूं। उनके हिसाब से कल 5,680 केस हुए, यानी कि एक बार फिर हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले हफ्ते 10 दिन में हम 4-5 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हर रोज, यानी कि मामला अभी चढ़ाई की तरफ है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फ्लैटनिंग द कर्व की बात हो रही थी, जो ये था कि मामला कंट्रोल में आ जाएगा, कोरोना की चेन तोड़ देंगे, वैसा कुछ न होने वाला था, न हो रहा है। और अब हम एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए। डेथ्स की संख्या 3,307, जो अभी भी ज्यादा नहीं है, ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे यहाँ पे डेथ रेट सिर्फ 3% के करीब है। लेकिन ये 3% भी वो है जो कि बहुत क्लियरली इन्फेक्टेड थे, तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड की संख्या इससे बहुत ज्यादा रही हो जो हमें पता नहीं लगा है। और जो डेथ रेट है वो अभी भी शायद 1 से 2% के बीच में, इससे ज्यादा नहीं है। ये बात जानना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कोई ऐसी बीमारी है कि बस लगी और मरे। वैसा कुछ नहीं है। डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों से कम डेथ रेट है इस बीमारी का। टीबी, कैंसर वगैरह की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिला के इस वक्त अब देश इन्फेक्शन की एक सीरियस स्टेज में पहुंच गया और हमें इसके बारे में सोचना है कि क्या सरकार का रेस्पॉन्स ठीक है। उस पे आऊं उससे पहले एक दो हल्की बड़ी कुछ और बातें हो रही हैं। एक तो खैर बहुत गंभीर चीज है, ये जो सुपर साइक्लोन अब आने वाला है उड़ीसा और बंगाल, अब उसे सुपर से एक नॉच घटा दिया गया है।
क्योंकि उनका मानना है कि कल थोड़ा सा कम खतरनाक हो गया, लेकिन अभी भी पिछले कई सालों में जैसे साइक्लोन आए हैं उनसे ज्यादा भारी चक्रवात है ये। आज शाम 4 से 6 बजे हमारी ये बातचीत खत्म होने के थोड़ी देर बाद ये साइक्लोन आने की संभावना है, आशंका है। अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम लगभग एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि साइक्लोन कहाँ हिट करेगा, और उसको वहां इवैक्यूएशन भी हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर उड़ीसा और बंगाल में इवैक्यूएशन हुआ है। कई हम नेगेटिव चीज कहते रहते हैं, देश में कई बुरी चीजें होती रहती हैं, इस बीच में एक अच्छी बात कहनी चाहिए। 1999 में उड़ीसा में 1999 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन, जिसमें 10,000 लोग से ज्यादा लोग मर गए। उसके बाद उड़ीसा ने तैयारी की, और उड़ीसा इस तरह के साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए आज पहले की तुलना में कहीं बेहतर इक्विप्ड। तो ये साइक्लोन उससे कम खतरनाक है और उड़ीसा की तैयारी बेहतर। बंगाल के बारे में मैं इतना कह नहीं सकता कितनी तैयारी है, किस इलाके में होगा। फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस क्राइसिस के ऊपर एक दूसरा क्राइसिस लोगों के ऊपर ना आन पड़े, और जितनी कम जान माल की हानि हो, क्योंकि एक बार साइक्लोन जिस वक्त आ रहा होता है उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी ताकत है उसके अंदर। तो बस लोगों को वहां से निकाल सकते हैं, शेल्टर में पहुंचा सकते हैं, जो कि किया गया है। तो उम्मीद रखिए, दुआ कीजिए, इसमें एक संकट के ऊपर दूसरा संकट हमारे देश के सर पे ना आ पड़े। उड़ीसा और बंगाल में जो सभी साथी हैं, दोस्त हैं, सबके लिए दुआ कीजिए। शाम 8 बजे फोन करके चेक कर लीजिएगा क्या। इस बीच भारत देश है, तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं, और लोग मुझसे, कई बार मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता तो फिर लोग बाद में मैसेज देके भेजते हैं कि अरे आपने इस पे टिप्पणी नहीं की, आप कतरा गए, आपने कुछ नहीं कहा। तो आप जानते हैं जी न्यूज के अंदर अब तमाशा हो रहा है। जो सारी दुनिया को कोरोना वायरस बताने के जिहादी बताया करते थे, अब मामला उन्हीं का हो गया है, वहां पे फैल गया है। और जिस तरह का उनका कंडक्ट है, बहुत क्लियर कंडक्ट नहीं है। जी न्यूज ने उधर तबलीगी मरकज के बारे में खबर फैलाने में बहुत ज्यादा उत्साह, अति उत्साह, बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। अब उनकी खबरों को कैसे पेश किया जाए, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन कुछ हल्की चीज सुनने का आपका मन हो। तो हमारे दोस्त हैं राजीव ध्यान, वो एक आजकल यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं, प्रणाम वाले कम। और जैसा मैंने कहा, इस वक्त में कई बार गंभीर बात उतनी गहरी चीज नहीं कह पाती जो एक कविता, एक कार्टून, एक व्यंगकार कह पाता है। तो हमारे दोस्त राजीव ध्यानी, प्रणाम वालेकम करके उनकी यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने इस जी वाले प्रकरण के ऊपर अपना लेटेस्ट एपिसोड किया है। आप सुन लीजिएगा, मैं जो कह पाऊंगा उससे बेहतर वो कहते हैं, और वो आवाज आज ज्यादा बेहतर है। एक अच्छी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय अर्णब गोस्वामी जी की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। पहली बार ऐसा था कि कोई अ, आरोपी खुद कह रहा था मेरा केस सीबीआई को दे दीजिए, और सरकार कह रही थी कि नहीं, सीबीआई को नहीं देना है। और केंद्र सरकार उसके साथ थी कि हाँ इसको कर दिया जाए। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको अरेस्ट से छुट्टी दे दी गई है, जो देनी भी चाहिए, क्योंकि इस चीजों पे अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन केस चलेगा, जांच होगी, ये बेहतर फैसला है। उम्मीद है कि इसी तरह की निष्पक्षता, इसी तरह की हिम्मत जज सामान्य तौर पे दिखाई देंगे, क्योंकि अर्णब जी की पिटीशन को जिस जल्दबाजी में सुना गया, रात 8 बजे समय सीमा खत्म होने के बाद पिटीशन फाइल हुई, अगले दिन सुबह लग भी गई, वो देख के सारे देश को लग रहा था कि क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही सब चलता है, धक्केशाही चलती है। कहीं ना कहीं उस धक्केशाही पे सीमा बन गई है, बहुत अच्छा। कोरोना वायरस से संबंधित जो खबरें हैं उसमें ये कि अब रेलवे कह रही है कि हम अब रेल चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है पीयूष जी। कल अखबार में खबर ये भी लगी थी कि पीयूष जी भावुक हो गए, उन्होंने कहा मुझसे तस्वीरें देखी नहीं जा रही हैं। उन्होंने अपने अफसरों को कहा कि अब आप कुछ भी कीजिए। पीयूष जी, इतना समय लगा आपको भावुक होने में? ये सब खबरें तो आज से 50 दिन पहले थी, तब दिखाई नहीं दी आपको। ये खबरें तो पिछले 50 दिन से इस देश के कम से कम 5-10 पत्रकार तो रोज बता रहे, पहुंची नहीं। या कि जब तक टीवी की हेडलाइन ना बने, जब तक अखबार के फ्रंट पेज पे ना छपे, तब तक वो खबर खबर नहीं होती है।
पहले तो ये था कि साहब ट्रेन चलेगी नहीं। आपको ध्यान है जब मार्च के महीने में, आप में से जो लोग सुनते रहे हैं, मार्च के महीने में जब मैं कहता था कि भैया ट्रेन चला दीजिए, कोई रास्ता नहीं है, प्लीज अलाउ कर दीजिए, अभी संक्रमण ज्यादा नहीं है, तब कहते ना 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 ना, बात भी करोगे तो संक्रमण लग जाएगा। और अब कह रहे हैं कि बस भेजो। अब ये है कि ट्रेन में पहले था कि 1200 की एक सीट छोड़ के एक सीट बैठेंगे, अब नहीं नहीं नहीं, अब 1700 लोग भी भर दो। और मैंने पता किया दोस्तों से, कोई चेकिंग नहीं हो रही है रेलवे स्टेशन के ऊपर, बिल्कुल नाम के लिए। जैसे रेलवे स्टेशन पे सामान की भी चेकिंग होती है ना, आप एयरपोर्ट पे सामान की चेकिंग करवाइए, आपका एक एक सामान को करीने से देखा जाता है, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, उनकी चिंता का सवाल है। और रेलवे स्टेशन पे चलो 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 निकले, आप कुछ चीज निकाल भी ले जाओ, कोई देखेगा नहीं। उसी तरह की चेकिंग हो रही है इस वक्त रेलवे स्टेशन पे, आपके बुखार की अंदर ठोंस दिया जा रहा है, अब जाओ बस दफा करो। अब ये मुद्रा में आ गई है सरकार, किसी तरह दफा करो। क्यों? अब चिंता नहीं है, अब वायरस की चिंता नहीं है। इस वक्त वायरस होने की संभावना मार्च के महीने में जब हमने बात की थी, तब से 200 गुना बढ़ चुकी है। 200 गुना वायरस के चांस बढ़ गए हैं। लेकिन अब आपको चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? जरा सोचें हम इन चीज के बारे में। अब मीडिया में खबर आ गई, चिंता ना वायरस की पहले थी ना अब है, ऐसा लगता है। चिंता मीडिया की खबर की, हेडलाइन की चिंता। और जिस पे आपको और मुझे चिंता करनी चाहिए। अगर सरकार की चिंता सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की है, तो आपको भी चिंता करनी चाहिए, मुझे भी चिंता करनी चाहिए इसके बारे में। और यही कुछ ऐसा हो रहा है लगता है। परसों शाम को 18 तारीख को एमएचए ने एक सर्कुलर जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आखिर में एक सर्कुलर जारी किया, बड़ा अच्छा सर्कुलर है। कहता है कि ये माइग्रेंट जो सड़क पे हैं, इनका कृपया ध्यान रखा जाए, इनको खाने पानी की सहूलियत दीजिए, इनको कहीं आश्रय दीजिए, कहीं ठहरने दीजिए, सड़क पे पैदल मत चलने दीजिए, इनको बैठाइए, इनको नजदीक के बस स्टेशन तक ले जाइए, इनको ट्रेन स्टेशन तक ले जाइए, इनके लिए ट्रेन तत्काल अरेंज करनी चाहिए। और ट्रेन में अब उस राज्य से पूछने की जरूरत नहीं, बंगाल बिहार से, अब हम ट्रेन को वैसे भी चलाएंगे। ये अचानक क्या हो गया? अच्छी गाइडलाइन है, अच्छी चिट्ठी है, लेकिन इतना सुंदर लेटर लिखने में 50 दिन क्यों लग गए? आपको ध्यान है एमएचए के सर्कुलर पहले क्या थे? जब गाजियाबाद में 27, 28, 29 मार्च को लोग इकट्ठे हुए थे, जब इतना बड़ा संकट देश के सामने आया था, उस वक्त एमएचए ने क्या सर्कुलर जारी किया था? एमएचए ने तब सर्कुलर जारी किया था, सावधान, इन्हें जाने नहीं देना है, जहां है वहीं रोक लीजिए, सड़क चलने के लिए नहीं बनी है, खबरदार जो कोई उनको लेके जाएगा। और जिसने दिल्ली के अफसरों ने इनके लिए बसेज अरेंज की, उन अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, तुमने ऐसा क्यों काम किया गया? अब आप सोचिए क्या खेल हो रहा। पहले उसी काम के ऊपर सजा दे रहे थे आप, जबकि वायरस का चांस बहुत कम था। आज 200 गुना चांस है, उस वक्त 500 लोग इन्फेक्टेड थे, आज 1 लाख से ज्यादा है, 200 गुना से ज्यादा है इस वक्त इन्फेक्शन का चांस। अब आप कह रहे हैं हाँ अब आप इनका ध्यान रखिए, अब ये कीजिए वो कीजिए। क्यों? क्योंकि मीडिया में खबर बन गई है, क्योंकि आपने मैंने सोचना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है। आपने देखी होगी वो तस्वीर, बीबीसी ने एक छोटी सी स्टोरी की है उस लड़की की। गुड़गांव से दरभंगा, बिहार, उत्तर बिहार में दरभंगा तक वो 13 साल की लड़की अपने पिताजी को साइकिल के पीछे बैठा के चल रही। क्यों बैठा रही है? क्योंकि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, टांग उनकी टूट गई है, चल सकते नहीं है। 13 साल की लड़की, कोई एथलीट नहीं है पंजाब हरियाणा वाली, साधारण सी गरीब घर की कुपोषित लड़की। 13 साल की लड़की कोई 1400 किलोमीटर साइकिल चला के अपने पिताजी को पीछे बैठा के सामान लेके बिहार तक पहुंची है साइकिल चला। जब मैंने देखी वो, तो मुझे समझ नहीं आया क्या, मन में एक बड़ा बुरा सा विचार आया। विचार ये आया कि अगली 26 जनवरी को बच्चों को बहादुरी की अवार्ड देते हैं ना, मुझे तो लगता है इस लड़की को खड़ा करके 21 तोप की सलामी इस लड़की को देनी चाहिए, राष्ट्रपति को नहीं। 21 तोप की सलामी इसको दीजिए, और फिर देश के जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब अपने आप को 21-21 चांटे मार, तब ईमानदारी होगी इसके साथ। ये स्थिति हो रही है इस वक्त देश के, तमाम तरह से खबर आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। और अब चूंकि तस्वीरें छप रही हैं, चूंकि
मैनेज नहीं हो पा रही हेडलाइंस, इसलिए अब कुछ ये दिखावा है। और इसमें भी चक्कर क्या, कांग्रेस कह रही है साहब हम बस देंगे। पार्टी का क्या काम है, बस देना पार्टी का काम नहीं होना चाहिए। वो दिखा रहे हैं, चलिए योगी आदित्यनाथ को हम छोटा दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, चाहती तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती कि ये देखिए हमने, आप क्या 1000 बस देंगे, हमने 10,000 बस खड़ी कर दी, अब हम करेंगे ना, ये नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं, सरकार बैठ के कांग्रेस की बसों की जांच कर रही है। अरे इनमें से इतनी बसों का तो लाइसेंस ठीक नहीं है, इतनी बस को तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, इतनी बस का तो ये डिफेक्ट है। आपको टाइम है ये सब करने का? इस संकट में भी, इस संकट में भी इनको फुर्सत नहीं है एक दूसरे की टांग खींचने से। इस संकट में भी ये नहीं हो रहा कि चलो अब सब कुछ छोड़ो, चलो कांग्रेस दे रही है 1000 बस, चलो यार तुम भी ले आओ, तुम्हारी बस भी इस्तेमाल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अब करो। इस वक्त भी इनका ध्यान केवल और केवल इसमें। इस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर साम्राज्ञी की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं। आज उनका इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उनसे पूछा गया कि ये तो बता दीजिए, सारी दुनिया कह रही है जो आपने 20 लाख का दिया है फाइनेंशियल पैकेज, ये 20 लाख का है नहीं, इसके अंदर कुछ तो एक्चुअल माल तो बहुत कम है, बाकी तो सिर्फ दिखावा है। आपको ध्यान होगा मैंने भी इसका हिसाब वगैरह किया था। सरकार ने जब 20 लाख का पैकेज किया तो मैंने सरकार की घोषणा के ऊपर ही एक एक घोषणा के साथ मैंने लगा दिया निशान। जो अपनी 3 पर्चियां थी ना, पीले रंग वाली, ऑरेंज कलर वाली और पिंक वाली, तीनों पर्चियों को लेके मैंने हिसाब कर दिया। और हिसाब करके देखा, जो मैंने आपको बताया भी था, कि 1,78,800 करोड़ रुपया तो सचमुच का पैकेज। घोषणा है 20 लाख की, एक्चुअल है कोई 1,78,000, यानी कि घोषणा का 10% भी नहीं। और अगर आप पूछें जीडीपी का, तो जीडीपी का 1% भी नहीं। इस पे वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया आज इंडियन एक्सप्रेस में, तो वित्त मंत्री क्या कहती हैं, मैं वित्त मंत्री, मैं जानती हूं मुझे संसद के सामने जवाब देना होगा, मैं दे दूंगी। यानी कि तुमको नहीं दूंगी। सवाल ये था कि साहब सारी दुनिया कह रही है कि आपने जो दिया है वो 1% भी जीडीपी का नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो कुछ बोले इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी अब रिलीज कर दिए आंकड़े कि कितना है, और सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि आपने जीडीपी का 0.9% दिया है, कोई कह रहा है आपने 1% दिया है, कोई कह रहा है 1.1% दिया है, इससे फालतू तो कोई बोल नहीं सकता। इसका भी जवाब नहीं देती वित्त मंत्री। इतना दंभ, इतना गुरूर और इतनी अज्ञानता। दुनिया में अज्ञानता इतनी बुरी चीज नहीं, अहंकार इतनी बुरी चीज नहीं, लेकिन जब अज्ञानता और अहंकार का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एरोगेंस और इग्नोरेंस का जब मिक्सचर हो जाता है, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है। और वो मैंने आज अपने वित्त मंत्री के स्टेटमेंट में देखी। तो तीनों फ्रंट पे, चाहे वो हेल्थ फ्रंट पे देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी के फ्रंट पे देख लीजिए, चाहे माइग्रेंट लेबर का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उस फ्रंट पे देख लीजिए, तीनों फ्रंट पे इस वक्त रायता फैला हुआ है। समेटते इनसे बन नहीं रहा, लेकिन अब बस रायता समेटने की बजाय उसकी फोटो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो को समेट लें, मीडिया को किसी तरह मैनेज कर लें, बाकी जगह खबर ना जाए, बस ये मैनेज कर लिया जाए किसी तरह से। एक राष्ट्रीय संकट में, ये अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट है। इतने लोग बेरोजगार, आज तक भारत में ही छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में एक झटके में इतने लोग बेरोजगार कभी नहीं हुए हैं। जो मेडिकल संकट है, संख्या अभी कम है, लेकिन जो संकट का स्केल है, जितना बड़ा हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने, मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बोला था, यदि इसी रफ्तार से चलते रहे तो हम जून के अंत में निश्चित ही 5-6 लाख के करीब जा रहे हैं केसेस, 5-6 लाख संक्रमण के केसेस जा रहे हैं। पूरे देश में इतने बड़े स्केल पर एपिडेमिक पहली बार आई है आजाद हिंदुस्तान के अंदर। पहली बार इकोनॉमी के रिसेशन का इतना बड़ा खतरा है। और इस समय जिस तरह के काम सरकार कर रही है, राज्य सरकारों के काम बहुत अच्छे नहीं, केरला सरकार का अच्छा काम है, बाकी ज्यादातर सरकारें कोई बहुत अच्छी रोशनी में दिखाई नहीं दे रही हैं।
बीच में दिल्ली सरकार ने प्रोपेगेंडा काफी किया था। अब दिल्ली सरकार की हकीकत भी खुलनी शुरू हुई है कि डेथ की संख्या को छुपा रहे थे। तमाम जगह से मैं पूछता हूँ खाने का क्या हुआ, कहते साहब खाना तो सरकार ने बंद कर दिया है। स्कूलों के ऊपर नोटिस लगा दिया है कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में आइए। वेबसाइट पे नोटिस लगा दिया है कि अभी हमारे पास राशन कार्ड बनाने की स्थिति नहीं है, अभी आप अप्लाई मत कीजिए। सब तरफ बुरी स्थिति है। लेकिन जिसकी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लेबर मिनिस्टर कौन है, नाम भी सुना है आपने? पिछले 50 दिन में इस लेबर मिनिस्टर जी ने खड़ा होकर 2 शब्द बोले हैं उन मजदूरों के लिए। पूरे देश के मजदूर सड़क पे हैं, देश को पता नहीं लेबर मिनिस्टर कौन है। स्वास्थ्य मंत्री बीच बीच में दिखाई देते हैं। आज खबर आ गई है कि उनको डब्ल्यूएचओ के अंदर कोई पोजीशन मिल गई। मैं जो अति उत्साहित लोग हैं उनको जरा बता दूं, डब्ल्यूएचओ के अंदर जब पोजीशंस मिला करती हैं वो किसी व्यक्ति के गुण दोष देख के नहीं दिए जाते हैं, ना ही किसी देश की पॉलिसी की सफलता विफलता देख के दिए जाते हैं। ये कुर्सी होती है, जो कुर्सी एक खास नियम के तहत तमाम देशों को दी जाती है। इसके बारे में ना तो आप ज्यादा निराश हो ना ज्यादा उत्साहित हो। और इसका डॉक्टर हर्षवर्धन जो बड़े भले आदमी हैं, उनकी भलाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी डॉक्टरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके स्वास्थ्य मिनिस्टर के रिकॉर्ड के रूप में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल अलग तरह की खबरें। इस संकट के बीच इस देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्री क्या बोल रही हैं वो तो पता है, क्या कर रही हैं पता नहीं, हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता, मीडिया का सामना तो नहीं करते हैं, और लेबर मिनिस्टर हैं कौन ये नहीं जानते हैं। बाकी तमाम देशों में, अमेरिका में बहुत बुरी तरह मैनेजमेंट हुआ है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आके मीडिया के सवाल का जवाब तो देता है, और वहां के साधारण पत्रकार खड़े होकर यूं उंगली उठा के उनसे सवाल पूछ लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब ठीक हो गए हैं दोबारा, अब वो जवाब दे रहे हैं। इस देश में कोई मंत्री भी नहीं आता जवाब देने के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक जूनियर ऑफिसर ब्रीफिंग करता है, और वहां भी नियम है कि सवाल सिर्फ दूरदर्शन और एएनआई के लोग पूछेंगे, बाकी लोग सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये स्थिति है इस वक्त। पिछली बार मैंने इससे निपटने के लिए 6 बिंदु बताए थे। 6 बिंदु आपको याद होंगे, मैं दोहरा दूं। उसके बारे में कि क्या देश को करना चाहिए, उसके बाद हम आज के विषय पे आएंगे कि क्या हमें करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। जो 6 बातें मैंने कही थी, सबसे पहले ये कि जो मजदूर हैं उन्हें 7-10 दिन, मैंने 7 कहा, दूसरे समझदार लोगों ने कहा ना भाई 10 दिन कम से कम दे देने चाहिए। 8-10 दिन के अंदर अंदर उनको गांव भिजवाने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ट्रेनों की जिम्मेवारी ले, फ्री चलाए। एक बार ट्रेन से पहुंच गए, उसके बाद उन्हें गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार ले। ये काम जरूरत हो तो फौज की मदद से किया जाए, प्राइवेट व्हीकल्स को सरकारें ले। ये काम 8-10 दिन में खत्म करें, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वास्थ्य में जो व्यक्ति को किसी तरह के सिम्टम्स हैं उसका फ्री टेस्ट किया जाए, और वहां से लेके अगर वेंटिलेटर तक नौबत पहुंचती है वहां तक उसका फ्री इलाज किया जाए। सरकार फैसिलिटीज को पर्याप्त जुटाए, और खास तौर पे जो डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग जो लगे हुए हैं, इनका और इनके परिवार को यदि कोई भी बीमारी होती है इस संदर्भ में, उनका पूरा इलाज और आर्थिक जिम्मेवारी सरकार कबूल करे। नंबर 3, लोगों को खाने के लिए अगले 6 महीने तक यूनिवर्सल राशन, यानी कि हर व्यक्ति को, जिसके पास राशन कार्ड है वो अच्छा, नहीं है तो बस अपना कोई भी आईडी प्रूफ ले आइए, उसके बाद आप दिखा दीजिए, आपको स्पेशल राशन कार्ड तत्काल बना दिया जाएगा। नहीं तो सरपंच कह सकता है कि हाँ इसका बनना चाहिए। राशन कार्ड बनाया जाए तुरंत और दिया जाए। क्या दिया जाए? प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल, 800 ग्राम तेल और 500 ग्राम चीनी, कम से कम इतना दिया जाए ताकि लोग सरवाइव कर सकें। मिड डे मील स्कीम जारी रहे, और आंगनबाड़ी का जो मील है वहां नहीं दिया जा सकता तो घर पहुंचा दिया जाए। नंबर 4, लोगों को तमाम तरह की जो मदद चाहिए इस वक्त वो दी जाए, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हो, लोगों की जो
सॉरी, चौथा पॉइंट था रोजगार को लेके। रोजगार में मनरेगा को मजबूत किया जाए। अभी जो 100 दिन का नियम है कि कम से कम 100 दिन सरकार दिहाड़ी देगी, उसको 200 दिन किया जाए, क्योंकि वो पूरे परिवार के लिए होता है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र के अंदर एक अर्बन गारंटी स्कीम शुरू की जाए, कम से कम 100 दिन की गारंटी दे, 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। पांचवा पॉइंट है जो सैलरीड लोग हैं, जिनकी सैलरी को खतरा है, जिनकी नौकरी जा रही है, छंटनी हो रही है, कंपनियां सैलरी देना बंद कर रही हैं। ऐसे में जिसकी छंटनी हुई है उसको सरकार भत्ता दे, कंपनियों को पैसा दिया जाए लोन की तरह, ताकि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाए, और जो दे पा रही हैं उनको भी कोई इंसेंटिव दिया जाए, उनका ईपीएफ सरकार दे सकती है, कुछ कर सकती है, ताकि किसी की अवस्था ना रहे। जिनको नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान हुआ है, उन सबको उन सबको दे दिया जाए, उन सबको कुछ ना कुछ मुआवजा देने की आवश्यकता है ना? तो ये हुआ पांचवी बात। और उससे जुड़ा हुआ छठा सवाल है इंटरेस्ट का। जो लोन है, चाहे किसान को ऊपर लोन लगता है, चाहे वो जिसने मकान लिया है उसका लोन है, छोटे व्यापारी का लोन है, सबके लोन को 3 या 6 महीने के लिए डेफर कर दिया जाए, और इस अवधि में उस पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। 6 बिंदु ये। और सातवां इन सबको जोड़ने के लिए जो मैं जोड़ रहा हूं वो ये कि इन सब कामों के लिए साधन की कमी नहीं रहने देनी चाहिए। इस देश का हर साधन इस इमरजेंसी में जनता को बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो सरकार का साधन है, चाहे किसी व्यक्ति की धन दौलत। आज इस देश के अंदर या इस देश के नागरिक की हर धन दौलत, देश की धन दौलत, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे टैक्स लगा के किया जाए, चाहे रिजर्व बैंक से पैसा लेके किया जाए। इस काम में कोई पैसे की कमी से कुछ रुक नहीं सकता। जैसा युद्ध के समय बोला जाता है, बिल्कुल वही स्थिति है। पैसे की कमी से कोई काम रुकेगा नहीं। ये सातवां। तो ये 7 बिंदु की सरकार क्या कर सकती है। अब ये कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ बैठे हाथ पे ना रहें, सिर्फ फेसबुक पे कह दें, ट्विटर पे बोल दें जो हो रहा है बहुत बुरा है, सरकार को ये करना चाहिए। बिल्कुल सरकार को आगाह करना हमारा काम है, हम करें। लेकिन हमारे घर के सामने से जो व्यक्ति जा रहा है उसकी मदद तो हम भी कर सकते हैं ना। जब कांवड़ चलती है, जब लोग लंगर लगाते हैं, जब लोग आजकल तो इफ्तार वगैरह चल रही है, ये सब काम इनके बारे में क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म का काम तो ये है, जैसे कांवड़ वालों की सेवा होती है उसी तरह से हम भी सबके साथ मिलें, उसी तरह से हम कोशिश करें कि सब लोगों को देखें कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। मदद करने की जरूरत इसलिए है, हम तो मान गए कि भी ज्यादातर तो माइग्रेंट उठ के चल दिए, मगर ऐसा है नहीं। सरकार ने कहा कितने माइग्रेंट हैं, 8 करोड़। निर्मला जी ने खुद कहा। अब तक कितने माइग्रेंट वर्कर हैं जो बाहर पहुंच चुके हैं, सड़कों पे होंगे या घर वापस पहुंच चुके हैं, किसी के पास कोई अनुमान नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, अभी कोई 40-50 लाख लोग पहुंचे होंगे। सरकारी आंकड़े के अंदर तो 20-25 लाख पहुंचे। लेकिन मैं मान रहा हूं कि काफी लोग होंगे जिनका कोई आंकड़ा नहीं होगा, सरकारों को पता नहीं होगा। तो 40-50 लाख लोग पहुंचे हैं माइग्रेंट्स में से। मतलब आप ये समझिए, अगर 8 करोड़ माइग्रेंट हैं, आप मान लीजिए उनमें से आधे हैं जो कि वापस नहीं आना चाहते, चलिए वो अपने घर पे रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है नौकरी मिल जाएगी, वापस कहीं दिहाड़ी मिल जाएगी। 4 लाख भी अगर आना चाहते हैं तो अभी सिर्फ 10% वापस पहुंचे हैं। और जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है ना, आज सरकार ने हम 200 ट्रेन चलाएंगे, 200 ट्रेन का मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर कोई 3 लाख लोग पहुंच पाएंगे, इससे फालतू लोग नहीं पहुंचेंगे। और भारतीय ट्रेन की कैपेसिटी कितनी है। भारतीय ट्रेन जब सामान्य रूप से काम करती थी, भारतीय रेलवे प्रतिदिन 12,000 ट्रेन चलाती है। अब मैं नहीं कह रहा कि सारी 12,000 ट्रेन इतनी दूर जा सकती है, लंबी है, मगर कैपेसिटी है हमारे पास। अगर रेलवे चाहे तो कम से कम 1,000 ट्रेन प्रतिदिन चला सकती है इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए। क्यों नहीं चला रही। तो ये जो स्थिति है, अभी भी ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर नहीं आए हैं, अटके हुए हैं, थक चुके हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें, सड़क पे अटके हुए।
और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे तमाम कुछ साथियों से करवाऊंगा जो इन सड़क पे अटके हुए लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल आए, तरह तरह से मदद कर रहे हैं, जो संभव है वो कर रहे हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि आज की स्थिति क्या है, क्योंकि हमने वहां की तो देख ली, हमने सरकार की स्थिति देख ली, हमने सरकार के बयान पढ़ लिए। जो हमने अभी नहीं पढ़ा है वो ये कि देखा है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। मैं इस वक्त अपने साथी सुमित पाल को देख पा रहा हूँ। सुमित पाल हमारे साथ स्क्रीन पे आ गए हैं। ये हरियाणा में यमुनानगर से हैं सुमित पाल भाई। इस वक्त शायद किसी गाड़ी के अंदर बंद होके बैठे हैं ताकि इनकी आवाज क्लियर जा सके, क्योंकि बाहर खड़े होंगे तो शायद इनकी आवाज साफ नहीं आ पाएगी। सुमित पाल भाई, यमुनानगर में मैं जानता हूं आपकी टीम पिछले 2 सप्ताह से तो मुझे समझ है कि आपकी टीम लगी हुई है इस काम के अंदर। तो ये यमुनानगर वो इलाका है, अपने दर्शकों के लिए, साथियों के लिए मैं बता दूं, जो कि पंजाब से अगर यूपी आपको जाना हो तो ये अंबाला, जगाधरी, यमुनानगर ये रास्ता है जिसको क्रॉस करके आपको जाना होता है। तो ये वो नेक है, वो छोटा सा रास्ता, ब्रिज है जिसके जरिए बहुत लोग पंजाब से यूपी, बिहार की तरफ जा रहे हैं। यमुना पार करके जाना होता है यमुनानगर से। तो क्या स्थिति है, आप कैसे इस काम पे लगे सुमित पाल भाई? कब लगे, कब शुरू किया आपकी टीम ने काम, कितने साथी हैं, क्या कर रहे हैं? जी, नमस्कार सर, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। और मैं गाड़ी में इस टाइम इसलिए हूँ, मेरे को आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा सुमित भाई आपको। हाँ सर, मेरी अब आवाज आ रही है? क्लैरिटी है मेरी आवाज में अब? आवाज तो आ रही है, मुझे तो आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, अगर नहीं आ रही होगी तो हमारे साथी आपको मैसेज भेज देंगे, आप अपनी बात जारी रखिए। आपकी आवाज कुछ कुछ आ रही है मेरे को। जी सर, मैं गाड़ी में इस टाइम इसलिए था क्योंकि हाँ जी, मैं हाँ अभी जी, चलिए, आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है, हाँ क्लियर है। सर, गाड़ी में इसलिए इस टाइम इसलिए था क्योंकि अभी हम ग्राउंड जीरो पर ही आप हैं, मुझे सुना अपनी दीजिए आवाज। अपनी लोकेशन पर हैं जहां हम काम कर रहे हैं। तो बाहर से बहुत ट्रक गुजरते हैं, तो इसलिए वहां हाँ बात जी, हाँ नहीं हो जी, पानी, चलिए, आवाज आ रही इसलिए है, मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर ही हैं। जी सर, मैं अपनी बात कर सकता हूँ अब? मेरी आवाज आ रही है? सर, मैं गाड़ी में इसलिए था इस टाइम क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, अपनी लोकेशन पर। और यहाँ से बहुत ट्रक गुजरते हैं तो बाहर बात हो नहीं पानी थी, इसलिए मैं गाड़ी में बैठकर ये बातचीत कर रहा था। तो ये हमने लगभग आज से 13th डे है आज हमारा, जब से हम ये कर रहे हैं। तो आपने पूछा ये क्यों शुरू किया, तो जो कुछ न्यूज में आ रहा था, हम सुन रहे थे मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस चीज को लेकर मन में बहुत बेचैनी आ रही थी। लगातार देख रहा था अपने अंदर एक गिल्ट फीलिंग, कॉल आने की वजह से ऐसा। अपने अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ रही थी कि मतलब इस हालत में हम घर कैसे बैठ सकते हैं। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना छोटा मोटा हमारे हिस्से का काम है, हम सरकार का जो काम है वो नहीं कर सकते, लेकिन छोटा काम जो हमारे हिस्से आता है वो हमें जरूर करना चाहिए। तो इसलिए लगभग 13 दिन पहले से हमने ये शुरू किया। और अब हम सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमारी टीम लगातार काम कर रही है। सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक हमारी टीम लगातार काम कर रही है। ये जी लगभग सर। सुमित भाई, जी इस सब के दौरान अगर क्योंकि आपकी टीम ने शानदार काम किया है, मैं रिपोर्ट सुनता रहा हूँ। जी संजीव वालिया जी भी लगे होंगे और आपके हर भले काम के अंदर बलबीर सिंह जी का आशीर्वाद तो रहता ही है। जी तो वो सब टीम आपकी लगी रही होगी, मैं अनुमान कर सकता हूँ। मुझे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी आपकी पूरी बात सुनने में, लेकिन हमारे दर्शकों को सुन रही है आपकी बात, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मेरे एंड पे है, आप अपनी जी बात बताएं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, कोई एक किस्सा, कोई कहानी, कोई एक चीज जो आपको महसूस हुई हो कि हाँ, जो आपको याद रह गई हो, जो आप शेयर करना चाहते हो अपने सब साथियों के साथ जो आपकी बात सुन रहे हैं। सर, ऐसे पिछले 13 दिन में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन एक इंसिडेंट जो मेरे मन को बहुत छू गया वो ये था कि हमने देखा कि एक आदमी जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी और उसने एक रिक्शा बना रखा था, उसका ठेला था, पीछे ठेला टाइप रिक्शा बना रखा था, और उसमें अपने घर का सारा सामान लाद रखा था। उसकी
जो पत्नी थी उसकी एक टांग टूटी हुई थी, उस पर प्लास्टर था, साथ में एक छोटा बच्चा था जो अधनंगा था, जिसके आधे तन पर कपड़े नहीं थे। और वो उनको नंगल डैम पंजाब से उनका हरदोई तक का सफर था, यूपी में हरदोई तक का। और वो उनको नंगल डैम पंजाब से उस ठेले के ऊपर सामान के साथ, बच्चे के साथ, औरत के साथ घसीटता हुआ ला रहा था। तो ये इंसिडेंस देखकर बहुत मन को हुआ। जब हमने उन्हें यहाँ खाने को दिया तो मैंने उनकी एक पिक्चर कैप्चर की कि कैसे वो माँ अपने बच्चे को उस ठेले के ऊपर बैठकर, जैसे एक साधारण माँ होती है, बहुत प्यार से उसको खाना खिला रही थी। तो वो पिक्चर मैंने कैप्चर की और मैंने दिखाई लोगों को, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की, और किस तरह से उसको खाना खिला रही थी। बहुत टचिंग टचिंग वो था। मुझे ध्यान है, वो तस्वीर मैंने भी देखी थी और उसके बारे में आपने बताया था, कई समय मुझे महसूस होता रहा। एक आखिरी बात सुमित भाई ये बताइए, क्योंकि सरकार कह रही है कि नहीं, प्रॉब्लम कल परसों तक थी, आज प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब सब कुछ स्मूथ हो गया है, अब लोग जा रहे हैं, अब कोई रोक नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे आज की स्थिति बताइए, आज सुबह से क्या स्थिति है, क्या स्थिति बेहतर हुई है? मैंने कल रात का एक वीडियो आपका यमुनानगर से भेजा हुआ देखा, उससे मुझे लगा कि नहीं, हालात तो वैसे ही है, लेकिन आज स्थिति क्या है थोड़ा बताइए, क्योंकि आप बिल्कुल लेटेस्ट बता रहे हैं इस वक्त। सर स्थिति ये है कि पहले जैसे जो लेबर थी वो सड़क पर थी, अब सरकार ने कुछ डिटेंशन सेंटर्स बना दिए हैं, जिन डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा जा रहा है, लेकिन वहां से भी उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है। वो जल्दी से वहां से नहीं जा रहे, बहुत बहुत दिन वो वहां रुके हुए हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस चीज से कि हमें यहाँ से भेजा नहीं जा रहा, हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ढंग से उनको वहां खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो लगभग स्थिति ये है कि सड़कों से तो कुछ मजदूर कम हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें डिटेंशन, जो इन्होंने सेंटर्स यहाँ बनाए हैं ना, जहां उनको रखा जा रहा है ताकि आपको यहाँ से भेजेंगे यूपी या बिहार, अब वो वहां कैद होकर रह गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहां नंबर नहीं आ रहा, कितने दिनों से वहां पड़े हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। और एक चीज ऐसा हो रहा है, मुझे जो लग रहा है कि शायद प्रशासन ये जानबूझकर कर रहा है। हमारे इलाके में नजदीक में लगभग 5-6 सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां उनको रखा गया है कि आपको भेजा जाएगा। और बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि एक सेंटर में जाते हैं तो वो कहते हैं दूसरे सेंटर में चले जाओ, दूसरे सेंटर में जाते हैं तो वो कहते हैं तीसरे सेंटर में चले जाओ। उनको एक सेंटर टू सेंटर अब घुमाया जा रहा है, और इन सेंटर्स में कई किलोमीटर का फासला है। वो अपना सामान उठाकर कभी एक सेंटर में जाते हैं, फिर दूसरे सेंटर में जाते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन है, अभी भी ग्राउंड सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। कुछ बसेस यूपी की जानी शुरू हुई हैं, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है, बसेस बहुत कम है, और सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। जी जी, तो लगभग सिचुएशन अभी तक ये है। अब कल का मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अब उन सेंटर से जब रात होती है तो वहां से भाग जाते हैं, छुप कर निकल जाते हैं पुलिस से। उनको ये लग रहा है कि हमें यहाँ से, एक डर ये भी है उनके मन में कि कहीं हमें यहाँ से वापस, पंजाब से अगर हम आए हैं तो हमें बसों में बिठाकर वापस पंजाब ना भेज दें। उनको एक डर ये भी सता रहा है, क्योंकि पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। जो मजदूर यहाँ से बॉर्डर यूपी का टप कर मुरादाबाद तक पहुंच गए, उनको वहां से, मुरादाबाद से वापस बसों पर लाद कर हरियाणा बॉर्डर में छोड़ दिया गया। तो इस करके उनके मन में एक भय भी है कि कहीं ऐसा ना हो हमें सेंटर से दोबारा बिठाकर वापस पंजाब ना छोड़ाएं। दूसरा, बहुत स्लो काम हो रहा है वहां, मेडिकल करने की टीम्स बहुत कम है, तो बहुत कम लोग जा रहे हैं अभी यूपी। तो इस करके वहां से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, छुप कर निकल रहे हैं, और कुछ लोगों को सरकार भेज भी रही है। और इसमें एक सरकार का जो डुअल चेहरा नजर आया ना, वो ये था कि जब ये बसों पर उनको यूपी भेजते हैं ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। उनको एक सीट छोड़कर, जैसे 60 सीट, अगर मान लीजिए 60 सीटर बस है तो उसमें सिर्फ 30 लोगों को बिठाया जा रहा है। लेकिन जो सेंटर्स हैं उसमें इतना बुरा हाल है कि छोटे छोटे सेंटर में 1,000 लोग पड़े हैं। मतलब लोगों को दिखाने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बस में की जा रही है, जहां, क्योंकि बस ने सड़क से गुजरना है, सभी लोग देखेंगे। लेकिन सेंटर्स जहां हजारों लोग पड़े हैं, वहां संक्रमण संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो लगभग बहुत थोड़े हालात सुधरे हैं, कुछ लोग जाने लगे हैं, लेकिन मोटे तौर पर हालात नहीं सुधरे हैं, वैसे ही है। जी
हमारे टीम के लगभग काफी युवा साथी इसमें डटे हुए हैं। हमने 2 हाफ में ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में एक टीम रहती है और दूसरे हाफ में दूसरी टीम, और लगभग हमने मजदूरों की जरूरतों की सभी चीजें यहाँ रख रखी हैं। चप्पलें, डिहाइड्रेशन हो जाए तो ORX घोल, ड्रिंक्स, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, लगभग हर चीज हमने यहाँ रखी हुई है ताकि हम इस कठिन समय में जितना उनका सहयोग कर सकें वो करें। ये हमारी टीम की कोशिश है। और लगातार सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:30 8:30 बजे तक हमारा काम चलता है। और 2 शिफ्ट्स में टीम काम कर रही है। एक टीम सुबह की शिफ्ट में काम करती है, एक टीम रात तक काम करती है। और आज 13वां दिन हो गया है जब हम ये काम कर रहे हैं। जी। और अगर आप ग्राउंड पर देखें तो मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। लेकिन इस सब जो इतना नकारात्मक हो रहा है ना, इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी जो मैंने नोटिस की हैं पिछले 13 दिन में वो हुई हैं। उनमें मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मजदूर पंजाब से आ रहे हैं, वो चाहे अमृतसर से हों, लुधियाना से हों, जलंधर से हों, यहाँ तक आते आते मैंने रिपीटेडली हर एक लगभग बहुत मजदूरों से ये पूछा है कि आपको रास्ते में खाने पीने की कोई कमी तो नहीं हुई। तो सभी ने एक सुर में ये बात बोली है कि हमें यहाँ तक आते हुए किसी तरह की खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई है। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद की उन्होंने कोई बात नहीं की है, लेकिन जो नॉर्मल संस्थाएं हैं, सोशल वर्किंग टीम्स हैं, वो उनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज इस सब में से निकल कर आई है कि इतनी आपदा के समय भी मजदूरों को खाना मिल रहा है। ये एक चीज इसमें से पॉजिटिव निकल कर आई। जी। जी। हेलो महेंद्र भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी अपने बारे में कुछ बताइए। जी जी मैं यहाँ मुंबई में हूँ। मुंबई मैं एक्चुअली यूपी में था और मुंबई किसी काम से आया था, तो लेकिन फिर लॉकडाउन के कारण यहीं फंस गया। फिलहाल मैंने अपना सारा समय मुंबई में बिताया है। ये जो माइग्रेंट क्राइसिस चल रही है, मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, मेरे पिताजी भी माइग्रेंट थे। हम ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, वो कैसे सोसाइटी सेटअप कैसे होता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति। तो ये क्लियर था कि ये लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो मुंबई में जो पहले दिल्ली में हमें दिखाई दिया वो मुंबई में भी शुरू होगा। तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों से या जो दूसरे जानकारी के संगठन से उनसे बात करनी शुरू की कि ऐसी अगर सिनेरियो होंगे तो हमारा क्या सेटअप है या कैसे करेंगे। तो जो मुझे समझ में आया कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं और जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जा सके, और साथ जो संगठन जो दूसरे NGOs काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक मदद कैसे हम पहुंचाएं। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने काम करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हमारे पास जिन जिन जगहों से लोगों की रिक्वायरमेंट्स आने लगी, उस हिसाब से वहाँ उस क्षेत्र में कौन से संगठन काम कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई गई, रिक्वायरमेंट बताई गई, और साथ में वो सामान प्रोक्योर करने के लिए कम जितनी राशि हो सके उतनी मैंने अपने दोस्तों से या दूसरे जान पहचान के लोगों से अनुदान के रूप में NGO तक पहुंचाया। काफी NGO इसमें है, समर्पण ऑर्गेनाइजेशन है, परमारथ सेवा समिति, उस तरह का काफी अलग तरह के लोगों ने इसमें भाग लिया। तो इस तरह हमने करीब कई जगहों पर जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, ऐसे कई बहुत जगह थी जहां पर मेरे पास एक समय एक किस्सा आया जहां पर 7 दिन पहले उन्होंने एक हमारे साथी से रिक्वायरमेंट भेजी थी। वो फैमिली के जो हेड थे, 6 से 8 लोगों की फैमिली थी, तो उसमें से 4 लोग जो थे वो देख नहीं सकते थे, ब्लाइंड थे, और उनको 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि हमारे पास राशन नहीं है। तो मैंने कोशिश की उन तक पहुंचने की, किसी संगठन, दोस्त या सोशल मीडिया के थ्रू नहीं पहुंच पाए। तो फिर आखिरी में मेरे पास कोई पास नहीं है यहाँ पर, अगर आपको मुंबई में बाहर निकलना है तो आप वहाँ के वार्ड से एक पास इशू होता है,
कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मेरे पास वो पास नहीं था, तो भी मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ठीक है, अगर मैं ब्रेक करूंगा, और मुझे वहां तक पहुंचना था क्योंकि वो रात को पिछले दिन उनका जो फोन आया था वो मुझे नहीं रहा गया और मुझे निकलना पड़ा, तो उन तक वो पहुंचा के हम राशन आए। इस तरह ऐसे कई साथी हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया महेंद्र भाई। अब मैं आपको देख पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बीच में मैं थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ हो गया था, मैं बीच में उड़ गया था यहाँ संपर्क में, पर शुक्रिया हमारे साथियों का कि जोड़ दिया। तो सुमित भाई से बात सुनी मैंने, महेंद्र माली भाई से बात सुनी, उधर मैं हमारे साथी राजेश अक्की जी को देख सकता हूँ जो बेंगलोर में बैठे हैं। आपके साथ वीणा जी हैं। वीणा जी खुद बेंगलोर में स्वराज अभियान की तरफ से बहुत एक्टिव हुई हैं लोगों को मदद करने में। तो मैं सोचता हूँ वीणा जी को भी जोड़ लें। वीणा जी का भी एक अनुभव पूछें, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको मदद करने में आपको क्या अनुभव हुआ? कोई एक किस्सा बताना चाहेंगी? आप क्यों जुड़ी इसके अंदर? और हमारे वीणा जी कन्नड़ में बोलेंगी और अक्षय भाई उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में नहीं हिंदी में करना होगा आपको। जी वीणा जी। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಓಕ್ಲಿಪುರಂ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಓಕ್ಲಿಪುರಂ. ಈ ಓಕ್ಲಿಪುರಂ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಾರು ಸ್ಲಮ್ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಯುಪಿ, ಎಂಪಿ, ಬಿಹಾರಿ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತೆ ಬನಾರಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇವ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ स्टार्ट ಮಾಡಿದೆ. राजेश भाई जरा बताएंगे? हाँ, अनुवाद कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा मेरा। इल्ला तो अब मुझे भी समझ आने लगा, इल्ला का मतलब है नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। तो पिछले कई दिनों से इन्होंने शुरू कर दिया है काम, और ज्यादातर जो स्लम एरिया है, श्रमिक एरिया है, वहां पे उन्होंने काम शुरू किया है। वहां के मतलब अलग अलग स्टेट से वहां पे लोग आए हुए हैं, मतलब सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट। इससे पहले भी उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि जितने नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं वहां से हर जगह के लोग वहां पे हैं, और वो प्राइमरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। कुछ काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर उनको बुला लेते हैं और काम कराने लगते हैं। तो उनको जो दिक्कत हो रही है उनको देख के वो कंटिन्यूअसली उनका एक टीम बना के सुबह से शाम ये काम कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जितने लोग हैं ज्यादातर। जी जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए, बेंगलोर में ये जो वर्कर हैं, आपने बताया बिहार के हैं, यूपी के हैं, इनमें इन्हें इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है, इनका टॉप रिक्वायरमेंट क्या है, वीणा जी आप बता, ताकि हमारे देश भर के साथियों को पता लग सके कि इस वक्त क्या जरूरत है। ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಬೇಡ, ನಮ್ ಊರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮೂರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-8 ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕ್ಲಿಪುರಂ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 32 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟು ಕತ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿಷ್ಟು ಜನ राजेश भाई, अगर आप ಭಯ अनुवाद कर सकें। हाँ जी। 2 महीने से ये देख रहे हैं कि मतलब माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ हैं, तो अभी उनका उन्होंने कहा कि मतलब वो लोग घर जाना चाहते हैं जी। उनको घर जाना वो प्राइमरी उनको समस्या लगी कि, और वो जब स्टेशन जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस स्टेशन चले जाते हैं तो वहां पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, नहीं अभी नहीं होगा बाद में आ जाओ, इस तरह से वहां से यहाँ ढकेल रहे हैं। तो उसलिए वो सबसे समस्या ये हो रहा है। तो उन्होंने ये कह रहे, मीना जी कह रहे कि अगर उनको जा नहीं सकते तो यहाँ पे उनको सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, बाकी चीजें तो आपको पता है। एक एग्जाम्पल बताया कि एक छोकड़ीपुरम में एक छोटे से घर में वो लोग आटा देने गए थे, तो पता चला कि एक छोटे से कमरे में 32 लोग रह रहे हैं। 32 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। तो 32 लोग उनका कहना था कि जब काम होता है तो किसी तरह से वो एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कोई समय एक पे शिफ्ट उनको में, कोई सबको दूसरी घर पे शिफ्ट रहना में। हाँ। पड़ रहा है, तो इसलिए और मुश्किल हो रही है। तो उनका कहना है कि अगर आप घर जाने की व्यवस्था नहीं करें जी, तो यहाँ अक्की जी रहने से की हमारा आपको शायद टिकट दिया जाए, कांटेक्ट बाकी सब अभी थोड़ा लूज हो गया है। यही सवाल मैं महेंद्र माली भाई से भी पूछना चाह रहा था, और शायद हमारे पास जी जी सर, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। जी हमने यहाँ पर जो बेसिकली माइग्रेंट मजदूर हैं उनको कांटेक्ट करके 2 चीजें इस पे मैंने ध्यान रखा कि उनको सबसे पहले वो सुरक्षित रहेंगे, उनकी जरूरतें वो सड़कों पे ना निकले, क्योंकि आए दिन जो इम्पेशेंट होके सड़क पे आप जी में आए। जी सर, फिर फ्रीज हो रहा जी। और मुंबई में हमारी एक और साथी हैं, सॉरी आपका मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ से, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप बता सकते। हाँ, ललिता ललिता, अगर आप भी बताएं कि इस वक्त बॉम्बे में जिन वर्कर्स के साथ मुंबई में आप काम कर रही हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, टॉप रिक्वायरमेंट, किस तरह से मदद की जा सकती है उनकी, हाउ कैन वी हेल्प? मेरा नाम ललिता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं म्यूज फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। हम काम थाने में करते हैं, और थाने में हम पिछले 2 महीनों से लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो डेली वेज लेबरर्स हैं, उनकी राशन के थ्रू हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम पहुंचा सकते हैं उनको ड्राई राशन, तो हमने ऐसे कुछ 5,500 फैमिलीज को अभी तक हमने रीच आउट किया है, लोगों तक हम पहुंच पाए हैं। सो अराउंड 19 tons ऑफ राशन वी हैव प्रोवाइडेड। पर एज सून एज एक फैमिली को आप क्या क्या देते हैं? एक फैमिली को जब आप पैक देते हैं, क्या देते हैं उसमें? तो उसमें एक फैमिली के किट में होता है आटा, चावल, शक्कर, दाल, मसाला और नमक और तेल। तो ये सारा एक फैमिली के किट में होता है। तो ये हम लोगों तक जाकर पहुंचाते हैं। जैसे जैसे हमें रिक्वेस्ट आते हैं तो हम वो कलेक्ट कर पूरे हफ्ते हम फंड रेजिंग करते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके अपनाए। वी डिड कॉन्सर्ट्स, और हमने वैसे फंड रेजिंग किया, और उसके बाद हम लोगों तक पहुंचने लगे। पर जैसे ही इंटरस्टेट ट्रैवल जैसे शुरू हुआ, जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, हमने देखा कि बहुत लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं, बिकॉज राशन पहुंचाना इनफ नहीं है।
क्योंकि उनके रेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने पर्सनली खुद लोगों से बात किया है, लैंडलॉर्ड से बात किया है रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप रेंट होल्ड पर रखो, आप लोगों से मांगो मत। पर हम ऑब्वियसली बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके रेंट के रिक्वायरमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिक्वायरमेंट्स है, केरोसिन, कुकिंग गैस, ये सारी चीजें हैं जो हम और जो उनके वेजेस हैं, ऑब्वियसली उनको कहीं कहीं ऐसे देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको पे नहीं किया है बहुत महीनों से, तो उनके कोई वेजेस नहीं, उनका कोई डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, और जो बचा है वो उनको घर भेजना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हुआ, हमने देखा कि लोग चलने लग गए, और पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम खुद मतलब हम कुछ 15-20 लोग मिलकर पैकेट्स बनाते हैं जिसमें ORS होता है, चना, कुरमुरा, फिर कुछ जैगरी होता है उसमें, ताकि हाँ, वो जाते गुड। वक्त वो खा पाए। तो जितनी हम लिमिटेड लेवल पर मदद कर सकते हैं, अभी तक हमने खुद और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर 4000 ऐसे पैकेट्स बनाए और लोगों को बांटे। वाह। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी हमने वाटर की अरेंजमेंट की थी, तो वहाँ पानी भी लोगों तक पहुंचाया। पर ऑब्वियसली हम इनफ नहीं, व्हाटएवर वी डू वो काफी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कब तक फंड्स कलेक्ट कर पाएंगे, कब तक हम लोगों तक जा पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट अगर स्टेप इन नहीं करेगा और स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो ये कोई मतलब इट वोंट बी सक्सेसफुल। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर रायबरेली से हमारे साथी भी हमारे पास हों, अर्चना जी, उनकी टीम से अगर कोई भी साथी हैं, क्योंकि वहाँ ये उत्तर प्रदेश, हमने अभी बेंगलुरु से बात की, हमने हरियाणा में यमुनानगर से बात की, हमने मुंबई के साथियों से बात की। अब अगर हम रायबरेली के साथियों से भी पूछ पाएं वहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए, जो तस्वीर आपको टीवी पे देखने को मिलती है, जो तस्वीर आपको वहाँ देखने को मिलती है, अखबारों में पढ़ने को मिलती है, उसमें और रियलिटी में कितना फर्क है। अभी रायबरेली से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप सबने अपना समय निकाला, और जो काम कर रहे हो आप, ये काम ऐसा है जो आज से 10 साल बाद भी आप याद रखोगे, हाँ, उन दिनों मैंने ये काम किया था, और देश याद करेगा। पता नहीं ये माइग्रेंट वर्कर खुद आ पाएंगे आपको थैंक यू कहने के लिए या नहीं, और थैंक यू के लिए तो आप ये काम कर नहीं रहे हो, लेकिन देश की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो इस वक्त। कम से कम उनको यमुनानगर से गुजरते वक्त, थाने से गुजरते वक्त, बेंगलोर से चलते वक्त, उनको ये तो ना लगे कि कोई हमारे साथ नहीं, कोई तो हमारे साथ खड़ा हुआ, किसी ने कुछ किया। ये बेहद जरूरी है। और हमने ये देखा कि क्राइसिस अभी भी जारी है, क्राइसिस नहीं, सब जगह ये स्थिति जारी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, कोई 8 करोड़ में से अगर 4 करोड़ भी चलना चाहते हैं, तो भी उनमें से 1/10 भी अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप समझिए कितना बड़ा क्राइसिस है जिसको हमें डील करना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बस एक सेंटेंस में आप सब चारों साथियों से जाते वक्त मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप बाहर के साथियों को कुछ कहना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्या एक रिक्वेस्ट आपकी हो? सर, एक रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ इतनी है कि जहां इतना सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। बहुत लोगों की खुद फोन आ रहे हैं कि बताइए क्या चाहिए। तो सिर्फ हमारे घर से निकलने की जरूरत है। इतने लोग बाहें फैलाए हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। एक बिल्कुल छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। कल मेरे को फेसबुक पे कोई मेरे से नंबर लेता और इंग्लैंड से मुझे कॉल करता है कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपका काम देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये हो रहा है, इतना जहां इतना कुछ नेगेटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। एक छोटी सी पॉजिटिव बात और बताऊंगा कि जितने लोग पंजाब से आ रहे हैं, सभी को मैंने पूछा है कि आप यहाँ तक आपको खाना मिला, तो सबका एक सुर में ये जवाब था कि सर 3 की जगह 4 बार खाना मिल रहा है। तो अभी भी समाज का वो वर्ग जिसके मन में गरीब को देखकर पीड़ा होती है, जो ये सोचता है कि हाँ ये सिस्टम बदलना चाहिए, जो हाथ पर हाथ धरकर घर नहीं बैठना चाहता, वो अभी भी जिंदा है। और ये बहुत सुकून की बात है मेरे लिए। शायद यही लोग मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद। बहुत बढ़िया। सरकारें भले ही जैसा भी करें,
अभी समाज मरा नहीं है, हमारा समाज जिंदा है। ये ललिता जी, आपका भी ये एक्सपीरियंस, कोई मैसेज आपका बाकी के लिए, कोई रिक्वेस्ट आप सबको? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जैसे सिविल सोसाइटी और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी, हम गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, तो क्लैरिटी ज्यादा बढ़ेगी। और लोगों में जो कंफ्यूजन है, जैसे कल 12 बजे इमीडिएटली जो भी माइग्रेंट्स गैदर हुए थे यहाँ थाने के माजीवाड़ा जंक्शन पर, उन लोगों को इमीडिएटली डिस्पर्स कर दिया गया क्योंकि बसेस अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे हिसाब से अगर सिविल सोसाइटी को भी पता चले कि बसेस ये टाइम पर आएंगी, तो हम हेल्प करेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कोई और सफर कर रहा है। तो अगर हम गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी एक साथ काम करेंगे तो मेरे हिसाब से काम हो सकता है, उनकी मदद हम कर पाएंगे। उधर बेंगलोर से वीणा जी अगर कुछ कहना चाहें कि बाहर के साथी किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्या वो एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं? वीणा जी, आपका कोई संदेशा सबके लिए? ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು MLA ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀನೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ದೇನೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. वीणा जी शायद मुस्लिम समाज की अवस्था के बारे में कुछ कह रही हैं। हाँ राजेश भाई, जरा अनुवाद कर देंगे फटाफट। उनका कहना था कि मतलब देखिए, वो लोग हर जगह काम कर रहे हैं और मैं इनको जानता भी हूँ। तो मतलब सुबह से शाम तक काम करते हैं, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे इनका काम खत्म होता है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जिस जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पे रिलीफ वर्क कम है। जो सरकार से जो कॉर्पोरेटर है MLA का, उनका भी उन्होंने भी यहाँ पे कर रहे हैं, वहां पे वो रिलीफ वर्क कम कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। वो ना करे, वो भी इंसान है, सबको समान जो भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वहां पे ये ना करें। और उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक और है जो कि बहुत मतलब मुश्किल में है, उनको भी मतलब दिमाग में रख के जो मदद करनी है वहां पे जात पात न देखे। बिल्कुल सही। ये वायरस के साथ इस देश में कम्युनल वायरस भी बहुत चल रहा है, लेकिन वीणा जी, आप लोग कम से कम इस सवाल की कायम है, अपने धर्म समाज इसके बंधन से बाहर जाके सबकी मदद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और आखिर महेंद्र भाई, आप भी कोई एक बात कहना चाहेंगे बाकियों के लिए कि क्या कर सकते हैं? मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक, जो हमारे साथी जो वो आ रहे हैं, एक उनको तो बालकनी क्लास कह के क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसमें बालकनी क्लास में ही आधे लोग जनता की, इन लोगों की, मजदूरों की मदद करने के लिए सड़कों पे आए हैं। बाकी जो आधे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो भी उन्हीं की तरह, कम से कम अगर वो सड़कों पे नहीं आ सकते तो सर्विस प्रोवाइड, आस के लोगों उनकी तो वो कर सकते हैं। रेल का किराया नहीं ले रही है, लेकिन आपको स्टेशन के आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मजदूरों से कहते हैं 1,500 2,000 दे तो ट्रेन में बैठा देंगे। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इस नाम पे उनको ठगा जा रहा है। अगर ये रोक दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसका एक उपाय है, ट्रेनें अधिक बढ़ा दें। जो अभी जो लोगों 6 तारीख से लोगों ने फॉर्म भरा है, उनका अभी तक नंबर नहीं आया है। 2 हफ्ते हो गए हैं, उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। तो ये 2 चीजें अगर कैसे भी की जा सके तो मुझे लगता है काफी ये सिचुएशन बेहतर हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। मैं चाहता था कि अर्चना जी भी जुड़े हमारे साथ रायबरेली से, लेकिन टेक्निकली देखिए लोग इतना ही लेके कि जिस तरह हम गुजारा कर रहे हैं तो से बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ रायबरेली में जो हमारी टीम है वो सुबह 6 बजे से रात तक वहाँ के मजदूर जो कि वहाँ गुजर रहे हैं, रास्ते से वहाँ से निकल रहे हैं, उनके लिए कई बिहार जा रहे हैं, कोई ईस्टर्न यूपी जा रहा है, उनको गुड़ चना और लाई, लाई मतलब जो पफ्ड राइस होता है, वो बांट रहे हैं ताकि वो सूखा खाना हाथ में लें, चाहे बाद में खाते हैं कभी भी खा लें, चलते चलते लोगों को ये खाना वो भी बांट रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहता था कि ये अच्छा चेहरा भी आए। हम आमतौर पे बातचीत करते हैं, हम शिकायत करते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन जैसा सुमित पाल भाई ने हमें याद दिलाया, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ शुभ हो रहा है, बहुत सुंदर काम भी हो रहा है जो हमें याद रखना है। और उस सुंदर काम को क्या सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में एक दो साथियों से मैं अलग बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप चारों अब आप लॉग आउट कर सकते हैं सिस्टम से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप चारों से बात करके। थैंक यू। Thank बस मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाह रहा था एक दो साथियों से कि इन ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हमने सुना, हमने क्या क्या सुना। हमने सुना कि अखबार में भले ही आ गया हो कि ट्रेन चल रही है, लेकिन अभी भी 6 तारीख से जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उनका नंबर नहीं आया है, और वो रोज ये सोच के बैठे हैं कि कल मेरे को घर जाने का मौका मिलेगा। ना उनके पास सेविंग है, ना उनके पास कोई तैयारी है, लेकिन उनको इस स्थिति के अंदर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा हमने ये सुना कि आप जो भी खबरें पढ़ लें, लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे अभी भी हालात बहुत खराब हैं, जहां बहुत कुछ जरूरत है करने की। हमने सुना बेंगलोर से कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वापस जाना चाह रहे हैं, उनके साथ तमाम तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी अभी भी हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ करने की जरूरत है। अ, इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं। आखिर में मैं बात करना चाहता हूं हमारे साथी मानिक महाना से। मानिक भाई वैसे बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनका दिल इन सवालों पे इतना पसीजता है, इनका दिल कहता है कि नहीं, जब समाज में इतना बुरा हो रहा है मैं कैसे घर बैठ जाऊं। और जैसे ही ये लॉकडाउन जस्ट शुरू ही हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, मैंने फोन किया, क्योंकि मैं जानता हूं मानिक भाई के मन को, किस तरह से वो ऐसी स्थिति के अंदर कूद पड़ते हैं। मैंने इन्हें फोन किया, मानिक भाई देखा नहीं जा रहा। इन्होंने कहा नहीं, मेरे से भी नहीं देखा जा रहा। तो मैंने कहा क्या करें, कुछ तो करना होगा। और वो दिन है और आज का दिन है, रोज हमारे साथी मानिक महाना इसके बारे में कुछ फंड रेजिंग करते हैं, लोगों को फोन करते हैं, खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि आखिर में हम मानिक भाई के मुंह से सुने कि क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो हमने सुनी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं। इसके बारे में मानिक भाई हमारे को थोड़ा सा गाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्योंकि मानिक भाई का विश्वास है तो हमने कि इस देश में कितने लोग हैं, जैसे सुमित पाल ने कहा ना कि जहां बहुत बुरा हो रहा है वहां बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। और हमारे मानिक भाई का भी विश्वास है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका दिल धड़कता है, जिनको ये तस्वीर देख के बुरा लगता है, जो कुछ करना चाहते हैं। अब मैं साफ देख पा रहा हूं आपको मानिक भाई, आपकी स्माइल नहीं देखी मैंने अभी तक, आपको तो देखा है, स्माइल नहीं आई है अभी तक। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मानिक भाई, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। और आपने अपना ऑडियो शायद ऑन नहीं किया, इसमें ना अलग से ऑडियो भी ऑन करना पड़ता है। जी मैंने कर लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे जो साथी हैं मिडिल क्लास के, अर्बन मेट्रोपॉलिटन लोग भी हैं, उनको बताएं। वो जो पहली अपनी फोन पे बात हुई, वो जिंदगी में पहली बात नहीं थी, हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते रहे हैं, जी लेकिन सर। इसके बाद जब पहली फोन पे बात हुई तो उसके बाद जैसे आपने बीड़ा उठा लिया कि भाई ये है, ये काम छोड़ना नहीं। क्या मन में आया, किन लोगों से बात की, क्या आपको लगता है? सर ये आपने बहुत कई सवाल पूछ लिए, मगर मैं तो जो भूतपूर्व में जो गुजर गया, जो माजी है, जो अतीत में गुजर गया, मैं उसके बारे में इस टाइम नहीं सोचता हूँ, आगे का सोचता हूँ। और
कल जब हमारी बात हुई, हमारे साथियों से बात हुई, जो सबसे बड़ी ये बात आई कि इस वक्त मीडिया में और सरकार की पूरी कोशिश है ये एक वाइट वॉश करने की, एक हमें इंप्रेशन देने की कि जी अब तो सब सही है, अब तो आप आराम कीजिए। और मैं भी शायद उस परसेप्शन का शिकार हो जाता, मगर आप जैसे साथी मुझे अपने यू कीप मी ऑन माय टोज। तो और अभी जितना साथियों से सुना, मेरे पास कोई आंकड़े तो नहीं होंगे, पर आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से इस वक्त हमने पूरे भारत में जिन क्षेत्रों में भी हम एक्टिव हैं, हमने कोई 1 या 1.5 लाख लोगों की मदद की होगी पिछले 2 जी की है ना। तो अगर हम, क्योंकि आपने कहा मैं बिजनेस में मैं था, पर क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हमेशा रही नंबर्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो अगर हमने 1 लाख लोगों की मदद की जिस वक्त से भी हमने अपना रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया, मेरा ये लक्ष्य है और मेरी सबसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि हम उस 1 लाख को 8 लाख तक पहुंचा दें। यानी कि हम 1% ऑफ द आर माइग्रेंट वर्कर्स, जो हमारे देश के साथी हैं, जिनकी पीड़ा इस वक्त, अगर पीयूष गोयल जी कोरोना आता है तो हमें भी आ रहा है, कि हमें बहुत 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 दुख है, कि हम उन लोगों की मदद कर सकें, उन लोगों को आश्वासन दिला सकें कि हम, आप लोग भूखे तो नहीं मरेंगे और आपका भी एक भविष्य है इस देश में भारतीय नागरिक होने के तहत। तो ये मेरा लक्ष्य यही है कि हम अपने जितने रिलीफ फिगर्स हैं, हम उसको 8 गुना बढ़ा दें आने वाले वक्त में। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि इस देश में 8 करोड़ माइग्रेंट हैं। जी, तो हम लोग कम से कम मिलके इतना तो तय करें कि चलिए उसमें से 1 बूंद हम कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, लाख भी कुल मिला के 1 बूंद ही होगी उस 1%। जी, लेकिन कम से कम उस 8 लाख की जिम्मेवारी तो हम लें। ये आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। और इसके लिए किस तरह का फंड हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर यहाँ पे बैठा हुआ कोई साथी सुन रहा है आपकी बात, वो क्या देखिए, मन में उसने जी, सुना, उसके मन में फीलिंग आई, हाँ भाई मुझे कुछ करना चाहिए या सिर्फ जी, मुझे बैठना नहीं चाहिए, तो देखिए, वो क्या क्या कर सकता? सही सर, हमारे कुछ तो लोग वेबसाइट से जुड़े ही हुए हैं, कई स्वराज अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे रेगुलर फेसबुक के व्यूअर्स हैं। मैं अपना नंबर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना प्राइवेट नंबर भी शेयर कर दूं, आप व्हाट्सएप से मेरे साथ संपर्क कीजिए। मुझे जिंदगी में इस वक्त, इस दौरान और अगले ये 2020 में इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं होती कि जब मुझे कोई फोन करता है या व्हाट्सएप मैसेज करता है कि जी मैं स्वराज अभियान को इस काम के लिए इतना पैसा देना चाहता हूँ। तो हमने एक फिगर बनाई थी कि 580 रुपए से शायद हम एक परिवार का राशन एक हफ्ते का दे पाते हैं। तो जी आप 580 रुपए से 5,800, 58,000, 5,80,000, 58 लाख, जो भी आप देना चाहें, हम इस वक्त लेने की स्थिति में हैं। तो मैं अपना नंबर एक बार शेयर कर देता हूं। मेरा नंबर है 9953491939। एक बार फिर दोहरा देता हूं, 9953491939। तो जो भी साथी इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है या सुनेगा, अगर आपको कुछ भी प्रेरणा मिलती है, आप जिस भाव से भी देना चाहते हैं, वी आर वेलकम टू रिसीविंग द मनी। हमने पूरी फिगर्स ना भी शेयर करें, पर हम स्वराज अभियान में कभी इतना जोश हमारे साथियों में जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं ये युद्ध और माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं, या जो फंड रेजिंग टीम है, या जो हमारी अलाइनमेंट है, कभी इतनी हमें शक्ति नहीं मिली है। और ये मैं तो कहूँगा कोई एक डिवाइन फोर्स है, कोई दैविक शक्ति है जो इस वक्त हमारे एफर्ट्स को गाइड कर रहा है। और अगर मैं अपने दिमाग से लॉजिकली सोचूं तो मैं कहूं कि हम अपने रिलीफ वर्क को 8 गुना मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक तरह का पागलपन, एक जुनून लगता है, मगर इस वक्त जुनून की ही जरूरत है। जिस तरह से महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम में कई गृहिणियों को कहा आप अपने गहने दीजिए, आप कुछ दीजिए, पर संग्राम में कूद जाइए, ये भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता का संग्राम है कि हम एक आर्थिक आजादी इस वक्त में, सरकार को भी मैं गलत नहीं मानना चाहता, इस वक्त में एक उसको हम ला सकें। तो आप सब जिस तरह से भी मदद करें, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, जुनून की जरूरत है इस वक्त जब इतनी बुरी हालत है। हमने तो बात की थी, ये जो तस्वीरें हैं
मतलब कल मेरे को घर वालों ने टोका, कहा कि नहीं सारा दिन तुम ऐसी तस्वीरें मत देखा करो, इससे दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या कर रहे हो। मगर ये उतरती नहीं दिमाग से। कल बातचीत में आपने कहा सो नहीं पाता हूं। अगर ऐसे हालात देश के हों और हम चुपचाप घर बैठे रहे या बीच में कह दें अच्छा वो क्यों नहीं कुछ करता, ये क्यों नहीं कुछ करता, तो लानत है हम लोगों पे, हमें भी करना है। और स्वराज अभियान के साथियों ने तमाम तरफ से दिल्ली के अंदर इतने समय काम किया, पश्चिम बंगाल में काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में 3-4 जगह पे काम हुआ, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम हुआ है, उधर कर्नाटका में हुआ है और महाराष्ट्र में हुआ है। इन सब इलाकों के अंदर स्वराज अभियान के साथी जुड़े हैं। मैं ये कतई नहीं कहना चाहता कि सिर्फ स्वराज अभियान ने किया है या कि हमने दूसरों से ज्यादा अच्छा किया है, ना भाई, कोई कंपटीशन नहीं है। किसी एक छोटे कोने में हम कर रहे हैं, उसके पड़ोस में कोई हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा होगा। और अगर आप किसी दूसरे को अपने पड़ोस में मदद कर रहे हैं, प्लीज उसको कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं किसी दूसरे को छोड़ के आप हमारे को कीजिए, इसमें कोई कंपटीशन नहीं। किसी को जब तक आपको ये भरोसा है कि ये पैसा किसी के पेट में अनाज बन के उतरेगा, किसी गरीब को ट्रेवल करने में मदद करेगा, तो बस फिर आप कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं वहीं कीजिए। लेकिन अगर जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा आप 580 रुपए स्पेयर कर सकते हैं, 5,800 दे सकते हैं, 58,000 दे सकते हैं, 5,80,000 दे सकते हैं, जो सीमा है वो कंट्रीब्यूट कीजिए। स्वराज अभियान की वेबसाइट है, उसमें जाएंगे तो डोनेशन लिंक है, swarajabhiyan.org करके वेबसाइट है, वहां डोनेशन का लिंक है, जाइए वहां आप कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो तरीके होते हैं जो मेरे जैसे लोग तो इस्तेमाल नहीं करते, मैं ना टेक्नोलॉजिकली इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मगर आजकल ये जो पे टेलीफोन से पे हो जाता है, गूगल पे हो जाता है, तमाम ऐसी चीजें हैं, इस सब डिटेल्स को हमने कमेंट बॉक्स में अभी डाल दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, सारी डिटेल्स है। लेकिन सिर्फ आप नहीं, कुछ फ्रेंड से भी बात कीजिए जरूर। हम सब के ऐसे कोई दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, बस हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि वो इंडियन सिटीजन है। जो नॉन इंडियन है, इंडियन सिटीजन जो अगर विदेश में है कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो इंडियन सिटीजन से हम पैसा लेंगे और किसी से नहीं ले सकते, लेना चाहते नहीं हम। वो आप कीजिए, अपने दोस्तों तक संदेशा पहुंचाइए, ये बात थोड़ा आगे फैलाइए, अच्छाई की जो बात है वो भी आगे जाए और हम सब मिलके करें, ताकि आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कोई ये कहे कि सरकार ने काम ना किया, तो ठीक है, सरकारों का तो हिसाब किताब जनता कर लेती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि समाज ने काम नहीं किया तो बड़ा दुख होगा। आज सुमित पाल भाई ने अच्छी बात बताई। मैंने 10-15 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसी ने कहा मैं पंजाब से आया, मेरे को किसी ने पानी नहीं पूछा। मेरे को बड़ी चोट लगी, क्योंकि मैं पंजाबियों को जानता हूँ, पंजाबी कल्चर जानता हूँ, बाकी उनके जो भी दोष हो ये उनका दोष नहीं है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि कोई पंजाब से गुजर गया और उसको किसी ने पानी नहीं पूछा, लंगर नहीं खिलाया। लेकिन हो सकता है इनिशियल कर्फ्यू के दिनों का मामला रहा हो, लेकिन अब जैसा सुमित पाल भाई बता रहे हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, 3 की बजाय हमें 4 टाइम ही खाना खिला दिया, वो नहीं हुआ। तो कम से कम इतना तो है। ठीक है, वो आदमी पैदल जा रहा है, लुधियाना से पटना तक पैदल जाएगा, लेकिन उसको ये तो याद रहेगी कि चलो मैं जब लुधियाना से गुजरा, जब मैं अंबाला से गुजरा, मेरे को किसी ने खाने के लिए पूछा। इतना तो याद रहे, समाज के लिए ये फीलिंग हमारे मन में रहे, ये बहुत जरूरी है। और साथ में मानिक भाई, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कोई साथी जो आपको इस काम में असिस्ट करना चाहे, एक तो वो होंगे जो कि खुद सीधा पैसा देना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसा भी देते हैं लेकिन साथ में असिस्ट भी करते हैं। कोई कहता है कि दी पैसा मैं नहीं दे सकता लेकिन मेरे पास टाइम है, मैं फोन करने को तैयार हूँ, आप जैसा कहें, तो वो भी आपको इसी नंबर पे फोन कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पे जरूर फोन कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 9953491939। और मैं ये भी आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और आपके मन में कोई प्रश्न हो, सवाल हो, या आप ऑन द ग्राउंड देखना चाहते हैं कि क्या काम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को सही जगह पर गाइड भी कर दूंगा कि आपको कर सकें। और क्योंकि योगेंद्र भाई ने एक बात कही, तो सर मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं बहुत प्रभावित हुआ था, जब मैं कॉलेज में के वक्त में, बहुत साल पहले हिंदू कॉलेज में था, तो मेरा संपर्क रामकृष्ण बजाज जी से हुआ था। उनके पिताजी जमनालाल बजाज जी
बहुत बड़े सहयोगी थे महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में। तो उन्होंने एक किस्सा हम लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने एक बापू से जाके कहा कि भाई आप मुझसे सब कुछ ले लीजिएगा, मगर मुझे किसी से मांगने के लिए मत शर्मिंदा कीजिए, मुझे बड़ी शर्म आती है। तो उस टाइम महात्मा गांधी का जवाब यही था कि सही स्वतंत्रता तो आपका अहम से है। अगर आपका अहम टूटेगा किसी से मांग कर, तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं। तो ये मैं बहुत हमने बड़ी 8 बात करोड़ कही की, आपने। जी। जी, और हमने 8 करोड़ की बात कही कि 8 करोड़ में हम 8 लाख लोगों की भी मदद कर सकें तो करें। पर मेरा एम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षा इस देश की मदद करने इस समय बहुत 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 बड़ी है। तो अगर आप रुपए भी रेज कर लें, उससे हम पता नहीं कितने लोगों की मदद कर सकें, तो मुझे उसमें कोई वो हिचकिचाहट नहीं होगी। सो मैं इंस्पायर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। इस वक्त हमारा मतलब हर वक्त जब मैं देखता हूँ हमारा अभियान थोड़ा डगमगा रहा है, मैंने खुद पर्सनली जितना भी मैं और निकाल सकता हूँ अपने अकाउंट से निकाल के दिया है। तो मेरा भी आग्रह है, आप भी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। थोड़ा सा दर्द आपको होना चाहिए कि हाँ मैंने किया, और थोड़ा दर्द लेकर भी किया, पर मैंने ऐसा आई मेड सच ए डिफरेंस कि कई लोगों तक वो पहुंचा। तो एक बहुत गांधी बढ़िया जी का एक मानिक कोट, भाई, आपकी उनका ये बात एक सुन लास्ट के। कोट है, वो ही सेड, गांधी जी सेड, a small body of determined spirits, a small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. So I think ये समय कुछ सही बात है, सही बात है। वो जो जमनालाल बजाज जी वाली बात आपने कही, वो बहुत टच करती है मुझे भी, और वो सब मुझे भी आपसे सीखने की जरूरत है। मुझे भी कई बार बहुत झेप हो जाती है, ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन जरूर ये सीखने की जरूरत है। आपके इस मिशन में सहयोगी और हमारे साथी बेंगलोर से केपी सिंह, वो भी हमारे साथ हैं। बस 1 मिनट उनसे बात करके भी हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। केपी सिंह भाई अगर हमारे साथ हैं इस लिंक पे, तो केपी भाई वैसे इंजीनियर हैं ट्रेनिंग से, मूलतः रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, प्रतापगढ़ के, लेकिन बहुत सालों से बेंगलोर में बेस्ड। और आपको एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, अपने पूरे इलाके, अपनी सोसाइटी के एनवायरनमेंट्स के तरीके से सस्टेनेबल बनाना। आपने ये भी किया कि हमारी सोसाइटी से कोई कूड़ा बाहर नहीं जाएगा और कोई बाहर से हमें चीज चाहिए नहीं, वो सब आपने व्यवस्था की। लेकिन फिलहाल आप इस मिशन में लगे हैं कि किस तरह से ये जो काम हो रहा है देश भर में मजदूरों को मदद करने का, उसमें आप जुड़े हुए हैं। उसके लिए पैसा जुटाने के लिए, उसके लिए इंस्पायर करना, लोगों को कनेक्ट करना। तो केपी भाई, आज की बातचीत का समापन आपके कुछ कोट से होगा। आपका क्या अनुभव है? आप ऐसा कर लें, अपने अपने फोन को आप अगर लैंडस्केप मोड में कर लेंगे तो आपकी तस्वीर साफ दिखाई देगी। हाँ, अब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, अब ज्यादा पता लग। हाँ केपी भाई। यहाँ बेंगलोर में मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। एक तो यहाँ एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं कैप्टन मानिवनन। जी। उन्होंने बड़ा अद्भुत काम किया। उन्होंने लगभग 3000 वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनाई, कोरोना वॉरियर्स करके। और हमारे जो 198 वार्ड्स हैं, हर वार्ड में 30-40 वॉलंटियर्स लगा दिए उन्होंने। तो वो पूरे 50 दिन हम लोगों ने लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया। रिक्वेस्ट सारी पुलिस स्टेशंस को आ जाती थी, और हम लोगों को फिर इन 40 में से रोज लोग ऑफर कर देते थे कि मैं अवेलेबल हूँ। तो इस तरह से करके, क्योंकि हमको 3-4 जगह से खाना पिकअप करना होता था, लगभग 2000 पैकेट्स, और अपनी अपनी कार लेके लोग जाते थे। तो वो 400-500 पैकेट से ज्यादा एक कार में यूजुअली आ नहीं पाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो वो बहुत अच्छा चला यहाँ। उसकी वजह से हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि बेंगलोर में एटलीस्ट लोग भूखे नहीं रहे। स्वराज अभियान अपनी तरफ से लगभग 2 से 2500 पैकेट्स डेली डिस्ट्रीब्यूट करता था।
मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ जहां हम लगभग 3000 फूड पैकेट्स देते थे। पर स्वराज अभियान का खुद का काम बहुत जबरदस्त रहा है, जो हम पूरे बेंगलोर में कोऑर्डिनेट करके हम लोग लगभग 3000 पैकेट्स तो डेली बांटते ही थे। और उसके जी। अलावा हमने कम से कम 7-8 हजार घरों में राशन भी सप्लाई किया है। 50 घर में तो मैंने खुद दिया अपनी कार से जाके। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव था इनकी वजह से, कैप्टन साहब की वजह से। और दुख ये कि कैप्टन साहब को उनके अच्छे काम के लिए येदियुरप्पा साहब ने सजा मिली है। निकाल के उनका हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न कर लिया उद्योगपतियों से कि भाई आप लोग लोगों की तनख्वाह आप पूरी दीजिए। और उन्होंने अपने ट्विटर पे ये डाल दिया कि जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिनकी तनख्वाह काट दी गई है, वो हमें बताएं। तो उनको 10,000 मैसेजेस आ गए और फिर तुरंत वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है दबाव डाल के उनको ट्रांसफर करा दिए। वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में चले गए। अब वो मछलियों की देखभाल कर रहे हैं, इंसानों की जी वजह। जी, बताइए। जो सबसे कैपेबल आईएएस ऑफिसर जिसको इस टाइम पे, और उनके पास लेबर मिनिस्ट्री थी, वो लेबर सेक्रेटरी थे, तो उनको वहां से हटा के जो सबसे कंपैशनेट व्यक्ति है उनको हटा के कहीं और लगा दिया गया। केपी भाई, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था साथ में ये कि इस तरह के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो जितने साथी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ अपने इलाके में मैं भी ऐसा काम करूंगा, वो किस तरह से, क्योंकि मानिक भाई ने कहा कि हम स्वराज अभियान की तरफ से ये टारगेट लें कि भाई 8 करोड़ अगर हैं देश में माइग्रेंट वर्कर, तो हम कम से कम 8 लाख की मदद तो करें। 100 में से 100वां हिस्सा, कम से कम 1%। उसकी दिशा में हम क्या कर सकते हैं? कोई आपका सुझाव? और जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कैसे कर सकते हैं? दूसरे लोगों से संपर्क कैसे कर सकते हैं? मैसेज को स्प्रेड कैसे कर सकते हैं? कोई सुझाव आपके? जी, मैं एक माइग्रेंट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो लोग रह जा रहे हैं बेंगलोर के अंदर, उनको भी बहुत मदद की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मार्जिन्स पे रहते हैं, जिनकी फैमिलीज हैं, जो जिनकी गांव में कोई फैमिली नहीं, जो पूरा माइग्रेट कर चुके हैं, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, पर उनके पास 40-50 दिन से कोई वर्क नहीं है। तो उनको रेंट की प्रॉब्लम, उनको कहीं जा ही नहीं सकते, उनको यहीं सरवाइव करना पड़ेगा उनके लिए। और उनके पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनको राशन नहीं मिल रहा है और कोई इनकम नहीं है। तो हमको इनको भी ध्यान में रखना है कि अभी ये जो राहत है ये बहुत लंबा चलने वाली है। माइग्रेंट्स को भी मदद करना है, और जो रह जा रहे हैं, जैसे आपने बताया था कि 8 करोड़ लोग हैं, तो वो 8 करोड़ सारे माइग्रेट नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमको लगातार मदद करनी पड़ेगी। और आपके प्रश्न के उसमें कि हम अभी भी इस देश में मुझे लगता है कि 25-30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मदद कर सकते हैं। बाकी लोगों की सरकारों से तो विश्वास हट गया है, वो क्या करेंगी कुछ पता नहीं। सिविल सोसाइटी को अभी भी इन लोगों को जिंदा रखना पड़ेगा। देश की आत्मा को जिंदा रखना है तो हमको किसी को मरने नहीं देना है भूखों। तो हर व्यक्ति, अब स्वराज अभियान जैसे आपने कहा, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन स्वराज अभियान के ऊपर इस बात का लोग विश्वास रख सकते हैं कि हम एक एक पाई का हिसाब देंगे, और वो सारा उपलब्ध है। किसी भी तरह एक पैसे का किसी का कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। सारी चीजें बहुत ही फ्रूगली मैनेज करते हैं हम लोग, और हम लोग दिन रात जमीन पे लगे हुए हैं, तो कुछ वेस्ट नहीं होने वाला है। स्वराज अभियान एक माध्यम है जिसके जरिए जो भी घर में बैठा है वो नहीं कर पा रहा है और वो ये देख रहा है कि मदद की जरूरत है और अभी मदद कई महीनों तक जरूरत रहेगी, वो हमें हमारी वेबसाइट पे जाके करें। मानिक भाई ने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पे करें। बहुत बढ़िया केपी भाई, तो आपका नंबर भी इस तरह हम से, और जो माध्यम से भी करना चाहे 98451 77160 98451 77160। बहुत बढ़िया। तो केपी भाई, आपका नंबर और मानिक भाई दोनों का नंबर हम फेसबुक पे वहां डाल भी देंगे, क्योंकि अब आपने सार्वजनिक कर ही दिया है। और इस भले काम के लिए क्या सार्वजनिक क्या निजी, आई थिंक ऑल दीज बाउंड्रीज आर मीनिंगलेस जब हम इस काम के लिए निकले हैं। तो आप जी जी बिल्कुल।
तैयार, आप दोनों का नंबर भी वहां डाल देंगे। और जो भी साथी फेसबुक में अपना क्योंकि केपी भाई ये भी करते हैं, इस फेसबुक के आखिर में जिसके कमेंट आएंगे उन सबसे भी केपी भाई स्वयं डायरेक्टली संपर्क करते हैं। तो केपी भाई से, मानिक भाई से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने भी अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है भाई, मैं फोन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कल मेरे को रात को 1:45 बजे फोन आ गया और उसका कुछ संबंध नहीं था, वो देश के हालात पे चर्चा करना चाहते थे, बस वो ना हो। बाकी कोई संकट हो तब तो हमेशा बात कर सकते हैं। मेरा भी ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, yogendra.yadav@gmail.com, आप संपर्क करें। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं चाहता था, क्योंकि पिछली बार के बाद हमें कई साथियों ने कहा जी सरकार को तो आप बता देते हो क्या करना चाहिए, अगर समाज भी तो कुछ करे, इतना बड़ा क्राइसिस है, खाली सरकार के किए थोड़ा ही होगा। और बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हमने देखा कि समाज क्या करेगा, हम आप क्या करेंगे, और हम आप इसमें क्या मिलके कर सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने इस पूरी चर्चा को देखा, जो इसे बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो कि शाम को फेसबुक पे इसको देख रहे हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध, इस वक्त इससे बड़ा मानवीयता कोई नहीं, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं, और इससे बड़ा नेशनलिज्म कोई नहीं। हमारे नेशनलिज्म की, हमारी ह्यूमैनिटी की और हमारे रिलीजन का टेस्ट यही है कि इस वक्त हम जनता के साथ क्या काम करते हैं, लोगों को किस तरह से मदद करते हैं, कैसे उनके साथ खड़े होते हैं। इतना बुरा वक्त है, लेकिन इतनी बुरी कहानियां भी हैं, लेकिन साथ में इतनी सुंदर कहानियां भी हैं, सुंदर बातें भी हैं। और हम सब उस सुंदर का हिस्सा बने, हम प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने, सॉल्यूशन का हिस्सा बने। तो आप सब, हम सब जो लोग बात सुन रहे हैं, इसके आखिर में कुछ एक्शन कीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा अच्छी बात हुई, मानिक जी ने इंस्पायर किया, केपी ने इंस्पायर किया, बहुत बढ़िया, मैं फेसबुक बंद कर देता हूं ना। इसके बाद कुछ करना हो, आप संपर्क कीजिए। जैसे मैंने कहा, किसी स्थानीय संगठन के साथ काम कर रहे हैं, जरूर कीजिए। अगर उसके अलावा या अगर आप इसमें जुड़ सके बहुत अच्छा होगा। बेहद जरूरत है इस वक्त देश को। सरकारें अच्छा काम करें तब भी जरूरत है देश को इस तरह के काम की, और ना करें तब तो डबल जरूरत है। तो इस वक्त हमें डबल जरूरत है, आप सब इसमें जुड़ें, इस बड़े काम के अंदर हम सब शामिल, और अपने राष्ट्रवाद का सच्चा परिचय। बस इतनी बात करके मैं आज की इस बातचीत को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मानिक भाई, और शुक्रिया केपी भाई। अब तमाम साथी Thank you. जो फेसबुक में बीच बीच में जुड़े, इस सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने एक तस्वीर देखी देश के अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है, और अब हम इससे जुड़ के कुछ करेंगे। और मानिक भाई ने तो कह दिया, आप जब मर्जी फोन कर दो, वो गुस्सा नहीं होंगे, उनको खुशी होगी कि हाँ कोई इससे जुड़ रहा है। ये स्पिरिट है, ये दिस इज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, दिस इज द स्पिरिट दैट वी वांट टू रिवाइव, दिस इज हाउ वी वांट टू वर्क फॉर आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।